I'm Shiv, once again before you with new topic that is cloze test. क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना आपसे इंग्लिश आती है और कहाँ कितनी आपको सीखनी है। क्लोज टेस्ट से पहले जो कंप्रीहेंशन आता है, कंप्रीहेंशन से ज्यादा क्या थोड़ा मुश्किल होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है? क्लोज टेस्ट में आपको सभी चीजों का यूज करना होता है। जितनी आपने ग्रामर पढ़ी है उनका भी, जो मुहावरे हैं, लोकितियां हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, जो आपके इडियम्स है, उन सभी का यूज करना होता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनके साथ सेट होती है, वो उनसे दूर नहीं जाती। जैसे कोई कहावत कही जाए कि माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है कि जिसकी शक्ति है उसी का अधिकार है। जो क्या बोलते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो माइट का मतलब क्या होता है? माइट का मतलब होता है ताकत, ठीक है, शक्ति। तो अगर हम इसके साथ स्ट्रेंथ यूज कर देते हैं, स्ट्रेंथ इज राइट, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहावत है। इसके साथ यही वर्ड यूज होगा। अगर वहां कहावत यूज हुई है माइट इज राइट, तो वहां माइट ही लगाना पड़ेगा, जबकि मे का सेकंड फॉर्म माइट है, तो वहां ये हेल्प कर जाती है हमें। जैसे ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। ए बैड मैन इज बेटर देन, और बैड के साथ में आप वोमेन नहीं लगा सकते, पर्सन नहीं लगा सकते। ए बैड पर्सन नहीं लगा सकते, यही लगाओगे ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, ठीक है। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। स्टोन कहाँ है? देखो, अगर चिड़िया को मारने की बात है तो एरो से भी मर जाएगी, गोली से भी मर जाएगी, लेकिन जो कहावत है वो ये है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, की एक पंथ दो काज, एक तीर से ही दो शिकार करना। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जो आपने देखा पूरी कहावत है वेयर, एक बार वेयर यूज किया, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी के साथ वाइज लगा है, पाउंड के साथ फुलिश लगेगा। पेनी के साथ वाइज है तो पाउंड के साथ फुलिश लगेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये चीजें जो पहले से ही सेट है, जो उनमें हम चेंज नहीं कर सकते, क्लोज टेस्ट में उनका सबसे ज्यादा यूज होता है। समझ गए? जैसे फॉन्ट के बाद में हम ऑफ लगाते हैं, और ऑफ कोई प्रीपोजिशन आई है तो उसके साथ हम जीरंड का यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं, तो कुछ चीजें आपकी हेल्प कर देगी। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब है। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब का मतलब होता है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसके साथ में वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल होगा तो प्लुरल यूज करेंगे। और देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप यहां टेंस के बिना थोड़े उलझ जाओगे। तो टेंस भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि थीम जो है इसकी, ये थीम प्रेजेंट को इंडिकेट करती है, पास्ट को इंडिकेट करती है, या फ्यूचर को इंडिकेट करती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फ्यूचर में विल और शैल के साथ यूज करते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए कि कहां हम कैसे यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जब परिकल्पना की बात होती है, वहां सभी सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी हमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए जितने मॉडल्स हैं हमारे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कौन सी चीजों का यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए थीम। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड मीनिंग आपके पास कितने हैं। ये सारी चीजें आपको पता होगी, तब जाकर आप क्लोज टेस्ट को टच करोगे, ठीक है। और ये चीजें अगर आपको पता है तो क्लोज टेस्ट आप मोर देन 80% कर जाओगे। क्लोज टेस्ट का मतलब देने का यही होता है आप लोगों को कि भाई आप कितना थीम समझ सकते हैं, कितना पैराग्राफ को समझ सकते हैं और कितना नहीं समझते। और ये आपके यहां आपको पता होगा, लेकर के आप 5 मार्क्स से 25 मार्क्स तक आते हैं। ये निचोड़ है इंग्लिश का निचोड़ है। आपको थीम समझकर चलते जाना है और करते जाना है, ठीक है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मिलेगी जरूर मंजिल तुम्हें, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है दोस्तों। घबराना नहीं है, डोंट कंफ्यूज।
क्योंकि ये तो लास्ट की चीजें है, इनमें भी सीखते चले जाओगे। तो हम आज एक क्लोज टेस्ट लेकर आपके सामने आए हैं, उसे देखिए और देख करके कोशिश कीजिए कि हम यहाँ कौन सी थीम पर काम कर रहे हैं और कौन सा यहाँ प्रेजेंट को यूज करना है या पास्ट को यूज करना है या फ्यूचर को यूज करना है, देखना है। केवल आपको ये क्लोज टेस्ट दिखाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य आपके सामने है कि आप ये जान लो कि वेयर यू स्टैंड, कहां पर आप स्टैंड करते हैं, कितनी इंग्लिश आप जानते हैं और कितनी आपको पढ़नी है। चलिए साहब, क्या कहता है ये कहता है पास्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन ए बेटर वे। अब यहां से हमें यूज करना है, अब यूज कर दीजिए। देखो पास्ट कहा है इन्होंने, जब पास्ट कहा है तो सिंगुलर है, तो प्लूरल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप यहां सबसे पहले काटने की कोशिश कीजिए, जब तक आपके थीम समझ में नहीं आ रही है ये काटने की कोशिश कीजिए। थीम तो आपके वैसे भी समझ में आ जाएगी अगर एक बार इसे पढ़ लोगे, एक बार पढ़कर देखो फिर सेकंड टाइम पढ़ो। क्या कहता है, पास्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन ए बेटर वे, आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन ए बेटर वे। इफ वी नो आवर एंसेस्टर लिव्ड और द wars were waged, we can understand the today's world and get ideas for a future. What appears to as wrong today could have been right. It is also interesting to know how in the past the life of humans. तो आप यहां कुछ नहीं समझ पाए होंगे, तो अब यहां वर्ड डालकर समझ सकते हो। क्या कहता है ये, पास्ट में हमें इन चारों में से कोई सा यूज करना है, या तो हेल्प यूज करना है, हेल्प यूज करना है और हेल्प यूज करना है, इज हेल्पिंग यूज करना है। तो क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है पास्ट हमारी हेल्प करता है। तो यहां से एक चीज अगर ये लगाओगे तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करता है, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा करता है, ये किसी तरफ इशारा नहीं करता, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को मानते तो यहां सिंगुलर ये वर्ब प्लूरल दे रखे है, तो प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो ये तो कट जाता है। अब ये करता है पास्ट को इंडिकेट, हेल्प्ड। तो ये क्या कहता है, पास्ट हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन ए बेटर वे। मतलब ये क्या कहता है कि की है, यहां अगर हम ये इसको यूज करते हैं तो कहता है पास्ट ने हमारी सहायता की है प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने के लिए, तो हम इसे क्यों छोड़े, चलो इसके तो मतलब पता चल गया हमें, लेकिन इसे क्यों छोड़े, इन दोनों में कौन सा यूज ज्यादा बेटर है या कर रहा है, कौन सा यूज ज्यादा बेटर है। भाई कोई चीज परमानेंट है, जैसे 2 and 2 मेक 4, द सन राइज इन द ईस्ट, तो मिल्क इज व्हाइट, तो ये दूध सफेद होता है, सन उधर निकलता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये क्या कहता है, पास्ट हमारी सहायता करता है प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने के लिए, जब हम खो जाते हैं, जब हम घिर जाते हैं, तब हम एंसेस्टर्स के बारे में सोचते हैं कि भाई वो कैसे करते होंगे इस काम को, वो कैसे सफल करते होंगे, किसी की टांग टूट गई तो कैसे करते होंगे, किसी के पास खटिया नहीं थी वो कैसे सोते होंगे, ये बेड नहीं थे वो कैसे करते होंगे। तो वहां से हम सीखते हैं, क्योंकि आज उनके पास भी कुछ टेक्निक्स थी, हमारे पास भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ वहां से सीखते हैं, कुछ अपनी नई इन्वेंट कर लेते हैं। चलिए साहब, तो इन दोनों में ज्यादा बेटर हमें कौन सा लगता है, ये लगता है कि भाई करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पास्ट हेल्प्स अस, तो यहां क्या आएगा, हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन ए बेटर वे। अच्छा, यहां आपको यूज करना है, देखना है कि भाई आप मोस्ट यूज करोगे, मोस्ट तो इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ध्यान आना चाहिए इससे पहले। तो आप मोर इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, पहले कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये दो तो कट गए। अब आपके पास ये यूज है, आप खुद बता दोगे कि इसमें ये लगना चाहिए, जस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। मच बेटर वे, आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन ए मच बेटर वे। भाई पास्ट हमारी सहायता करता है जानने के लिए कि हम हमारा प्रेजेंट संसार को अच्छी तरह और अधिक अच्छी तरह जानने के लिए पास्ट हमेशा हमारी सहायता करता है। पास्ट से ले लेते हैं हम, तो क्या कहता है, इफ वी नो, यदि हम ये जानते हैं, यदि हम ये जान जाते हैं कि आवर एंसेस्टर लिव्ड, कि भाई कैसे हमारे एंसेस्टर रहते थे, कैसे कहोगे ना, या कहां रहते थे कहोगे, तो क्या इसके मीनिंग क्या क्या है,
वहां से देखते हैं भाई क्या क्या इसने पूछ रखा है इसके बारे में। यहां कहा है इसने वाई वेयर हाउ वैन, वाई वेयर हाउ वैन। अगर हम ये कहते हैं कि हम ये जान जाते हैं कि क्यों हमारे वे रहते थे एंसेस्टर, क्या क्यों रहते थे, इसका कोई मतलब थोड़ा, या क्यों रहते थे बस। तो वेयर कहां रहते थे, कहां रहने से भी मतलब नहीं लगता कि कहां रहते थे, इससे हमें क्या लेना, हमें तो ये लेना है ना वो कैसे रहते थे, मेथड ऑफ लिविंग कैसा था उनका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, उसके अनुसार तो हम यूज करेंगे। तो यहां क्या होना चाहिए, और वैन कब रहते थे, इससे भी हमें कोई लेना देना। जब हम कुछ सीख रहे हैं, कहां रहते थे, कब रहते थे, और जी क्यों रहते थे, ये तो कोई मीनिंगलेस है ना, ये चीजें तो कैसे रहते थे। यदि हम ये जान जाए वो कैसे रहते थे तो क्या यूज होगा, यहां ये हाउ यूज होगा। क्या यूज होगा भाई साहब, ये यहां हाउ यूज होगा कि भाई यदि हम ये जान जाए कि वो कैसे रहते थे तो यहां क्या होगा, हाउ, कैसे रहते थे। और द वार्स वर वेज्ड, और युद्ध कैसे होते थे, युद्ध कैसे होते थे, तो यहां भी हाउ आएगा। तो युद्ध कैसे होते थे, समझ रहे दोस्तों। तो क्या कहता है, वी कैन अंडरस्टैंड दी टूडेज वर्ल्ड, हम समझ सकते हैं आज के संसार को, हम आज के संसार को समझ सकते हैं। एंड गेट आइडियाज फॉर ए फ्यूचर, और वहां से आइडियाज ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए आइडियाज ले सकते हैं। अब इस 5 में और इस 6 में क्या आएगा, हम आइडियाज ले सकते हैं। कैसे आइडियाज ले सकते हैं भाई, क्या क्या आएगा यहां से, यहां क्या कहता है ये, बेटर, बेस्ट, बेटरमेंट, वेल। तो बेटर तो बेस्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि वहां सुपरलेटिव डिग्री है। बेटर नहीं आ सकता कि उसने कहा है हम जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं, देखिए एक बार फिर से पीछे चलिए। ये कहता है कि हम समझ सकते हैं आज के संसार को, क्या कहोगे, अधिक अच्छी तरह। बेटर, बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छी तरह, अधिक अच्छी तरह थोड़ा ही। अगर हमारे पास वहां वेल भी है तो वेल का यूज होगा ना, वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड वेल, हम अच्छी प्रकार से जान सकते हैं आज के संसार को। एंड गेट आइडियाज फॉर ए बेटर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर कह सकते हो या फेयर फ्यूचर कह सकते हो। अगर वहां बेटर है तो बेटर फ्यूचर कह सकते हो, बेटर फ्यूचर के लिए। तो यहां क्या है, देखिए दोस्तों, यहां क्या दिया है, यहां फेयर ही फेयर, फेयरेस्ट फेयर, यहां तो बेटर दिया ही नहीं। ये आपका सुपरलेटिव है, ये आपका कंपेरेटिव है, ये आपका फेयर ही प्री होता है, ये फेयर ही मतलब सुंदरता से, फेयर फ्यूचर। तो यहां इन चारों में हमें अच्छा लगता है फेयर। अगर यहां बेटर होता तो हम बेटर का यूज करते, बेटर फ्यूचर, कि बेटर फ्यूचर के लिए हम जानते हैं। समझ रहे दोस्तों। चलिए साहब 7वें पढ़ लीजिए, अस है, दे है, हिम है और दैम है। अगर आपने वहां तक पर अगर आप पढ़ा है तो इसमें से कौन से का पता चला है हमें, भाई दे का पता चला है। दे भी हो सकता है क्योंकि उन एंसेस्टर्स के बारे में बात होगी, और दैम भी हो सकता है एंसेस्टर के। हिम नहीं हो सकता क्योंकि एक आदमी के बारे में तो बात है नहीं। या तो अस हो सकता है, हमारे बारे में बात है क्योंकि हम कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। दे की हो सकता है क्योंकि उनसे सीख रहे हैं, दे का मतलब वे होता है। और दैम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब कौन सा फॉर्म लगाना है, देखिए आप वहां चलिए, क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है व्हाट अपीयर्स टू। तो यहां क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म या तो वहां अस है या वहां दैम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म या तो दैम है या अस है। और हिम भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम नहीं आता क्योंकि हिम का यूज नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, व्हाट अपीयर्स टू दैम एज रॉन्ग टुडे। टुडे की जब जिक्र होता है तो यहां दैम से क्या मतलब है, अस से मतलब है। व्हाट अपीयर्स टू अस, हमें जो दिखाई पड़ता है, एज रॉन्ग टुडे, जो आज हमें गलत दिखाई पड़ता है, कुड हैव बीन राइट, वो अच्छा हो सकता है। कब अच्छा हो सकता है, कब अच्छा हो सकता है, थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद अच्छा हो सकता है। जो हमें आज गलत दिखाई पड़ता है वो थोड़े दिन बाद अच्छा हो सकता है। 8 में देखिए, 8 में क्या यूज हो सकता है, 8 में क्या कहा है इसने, 8 लेटर, अर्लियर, अर्ली, अर्लीस्ट। अर्ली, जो आज अच्छा है वो, जो आज गलत है वो अच्छा हो सकता है कल। तो कल का मतलब क्या है, कल का मतलब क्या है, ये आने वाला कल है, बीत गया जो कल है, आने वाला कल है ना। और आने वाले के लिए क्या होगा, लेटर। लेटर का मतलब बाद में, अर्लियर होता है पहले, अर्ली होता है जल्दी, अर्लीस्ट होता है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे तो हम यूज कर नहीं सकते बिना दी के। तो वहां क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों लेटर। आगे देखिए 9 वाला पढ़िए। 9 में क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो हमें दिखाई पड़ता है आज गलत है वो बाद में अच्छा हो सकता है। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये भी अधिक रोचक होगा।
टू नो, ये जानना भी अधिक रोचक होगा, हाउ इन द पास्ट। हाउ इन द पास्ट, हाउ के बाद हमें क्या यूज करना होता है, हाउ के बाद सब्जेक्ट यूज करना होता है। और सब्जेक्ट उसमें कौन सा है, देखिए साहब सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है उसमें, यहाँ इन्वेंटिंग, इन्वेंटिंग होता है, वर्ब है, इन्वेंशंस, इन्वेंशंस प्रयोग है, नाउन है, एडवेंचर्स भी नाउन है, साहसिक कार्य है, और इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्वेंटर्स, हाउ इन्वेंटर्स, तो क्या कहते हैं ये, इंप्रूवमेंट, इंप्रूव्ड, इंप्रूव या इंप्रूव। देखिए साहब इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, या तो ये पास्ट की चीज यूज हो सकती है, या इंप्रूव हो सकता है, या इंप्रूव हो सकता है। इंप्रूव और इंप्रूव में क्या होगा कि यदि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हम इंप्रूव यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इंप्रूव यूज करेंगे, और अगर को हमें पास्ट में यूज करना है तो इंप्रूव यूज हो जाएगा। क्या कहता है, देखिए चलिए इधर चलिए, क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानना भी अहम है, ये जानना भी रुचिकर है कि हाउ इन्वेंटर्स इन द पास्ट इंप्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, कि भाई ये जानना भी आवश्यक है, यहां इंप्रूव होगा, इंप्रूव, हाउ इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो हाउ इन्वेंटर्स इन द पास्ट इंप्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। कहता है कि भाई हमें हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि पास्ट में कैसे लोगों की लाइफ को वे इंप्रूव करते थे, कैसे सुधारते थे लोगों की लाइफ को। ठीक है, कैसे सुधारते थे लोगों की लाइफ को, तो क्या है भाई, तो यहां क्या है, इंप्रूव्ड आएगा दोस्तों, ये पास्ट की बात हुई ना। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो हाउ इन द पास्ट, ये भी जानना अहम है कि कैसे वे पास्ट में, कैसे वे उनके लाइफ को इंप्रूव किया करते थे, ये जानना अहम है, कैसे वो उनकी लाइफ को इंप्रूव किया करते थे। तो यहां क्या आएगा, इंप्रूव्ड आएगा, समझ गए, इंप्रूव्ड आएगा। देखिए अब यहां क्या यूज करा था हमने, यहां यूज किया क्या किया था हमने, देखो हेल्प्स यूज किया था। अब इसे पढ़कर देख लीजिए, हेल्प्स यूज किया था, यहां क्या किया था, मच किया था यूज, यहां क्या यूज किया था, हाउ यूज किया था, हाउ आवर इन्वेस्टर्स, यहां भी हाउ यूज किया था, हाउ द वार्स वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड, तो यहां क्या यूज किया था हमने, टूडेज वर्ल्ड एंड गेट आइडियाज। अच्छा, यहां यूज किया था हमने टूडेज वर्ल्ड वेल एंड गेट आइडियाज फॉर ए फेयर फ्यूचर। फेयर, फेयर का मतलब अच्छा फ्यूचर, यहां बेटर भी यूज कर सकते थे, व्हाट अपियर्स टू अस एज रॉन्ग टूडे कुड हैव बीन राइट लेटर, ये लेटर का यूज है भाई, लेटर। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो इन्वेंटर्स, ये क्या है, इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स इन द पास्ट, ये है इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड का मतलब कैसे वो लाइफ को इंप्रूव्ड करते थे। समझ गए दोस्तों, तो ये है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या है, क्लोज टेस्ट की थीम आपको समझनी ही पड़ेगी। क्लोज टेस्ट की अगर थीम आपकी समझ में नहीं आती तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका ये करना, समझ रहे। तो आप जो है किसी भी उसको, सबसे पहले तो आपके वर्ड मीनिंग ही समझ में आना चाहिए। वर्ड मीनिंग, एक दो वर्ड मीनिंग से उसकी थीम का अंदाजा लग जाएगा, एक बार नहीं दो बार पढ़ो। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप, जितनी धार लगाओगे अपनी तलवार में उतनी ही ज्यादा चलेगी वो वार में, उतनी ही ज्यादा चलेगी वो वार में, समझ रहे। जितनी ज्यादा धार लगाओगे तलवार में उतनी ही चलेगी वो वार में, उतनी ही ज्यादा हेल्प करेगी आपकी वार में। तो दोस्तों ये मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि भाई हाँ कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें समझ गए कि जैसे एक कहावत में वो बताऊं आपको, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। कुछ कहावतें हैं वो आपकी हेल्प करेंगी, वो कहावतें भी पढ़ लेना, 20, 30, 50, 60 कहावतें पढ़ लेना, वो हेल्प करेगी। अच्छी तरह आपको टेंस पढ़ लेना है और अच्छी तरह इनके यूज, जैसे मॉडल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, आपके क्या कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एडवर्ब पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव की मैंने बनाई है वीडियो, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद की चीज ये है, मैं बता देना मुझे कमेंट करके ये पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, नहीं तो कुछ दिन तक आप कंप्रीहेंशन पढ़िए, कंप्रीहेंशन के बाद में ये पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए एक फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।